देखो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, देखो आज हम लोग देखेंगे। देखो हम सब ने एक चीज पढ़ा है, वो है गिव्स एनर्जी। ठीक है, गिव्स एनर्जी कह लीजिए या तो गिव्स का फ्री एनर्जी आप कह लीजिए, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अभी मान लीजिए ये मेरा रिएक्शन है। क्या आप बता सकते हैं कि एनर्जी ज़्यादा किधर होगा, रिएक्टेंट के साइड में या प्रोडक्ट के साइड में? किधर होगा ज़्यादा एनर्जी, रिएक्टेंट के साइड या प्रोडक्ट के साइड? आलोक, संदीप? रिएक्टेंट सर। रिएक्टेंट के साइड में, क्यों? क्योंकि अभी क्रिया होने के बाद एनर्जी घट जाता है। वो आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं टॉपिक पे चलता हूँ आगे। आवाज़ आप लोग का। रिएक्शन के बाद एनर्जी। हेलो। हेलो, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। सुनाई दे रहा ना आवाज़ मेरा? चलिए देखिए, अभी गिब्स ने जो एनर्जी को समझाया है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझाया है। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझाया है। ठीक, अब फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, जब भी मेरा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो प्रोडक्ट अगर तैयार हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट तभी बनेगा जब उनका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तब। तो वैसे कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा रिएक्टेंट है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है या केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा होता है? तो मैक्सिमम होता है। ठीक, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा तो इसमें उठापटक भी मैक्सिमम होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उठापटक होगा, हमको हरकत बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे देखो बर्फीले पहाड़ जो होते हैं, वहां पे आप क्या देखते हो कि जो बर्फ होता है ऊपर में, जो बर्फ जमा हुआ है, आइस जो है ऊपर में, वो आइस कैसा है जब पहाड़ से नीचे की ओर आता है तो ये जो आइस है ये बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। ठीक, लेकिन उसी जगह पे जो आइस यहाँ पे जमा हुआ है, ठीक, जो आइस यहाँ पे है वो आइस जो है उसमें कुछ भी हलचल देखने को नहीं मिलता। तो हम कहते क्या है कि यहाँ पे जो आइस है वो अर्थ के सरफेस से इस ऊंचाई पे है। तो हाइट की वजह से क्या होता है? तो हाइट की वजह से यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका? ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक, जब भी ये आइस नीचे रोल करता है, नीचे की ओर आता है, तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वही चीज यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है मिनिमम। ठीक, तो इसके वजह से हमको जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन में स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसा होना चाहिए? तो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? जब रिएक्टेंट
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो रिएक्टेंट क्या करते हैं कि एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज, ठीक है, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है ये होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में है, ठीक। तो इसी पोटेंशियल एनर्जी को गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने समझाया था और इसे ही हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है, ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं जी से, और चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी को हम कहते हैं डेल्टा जी, डेल्टा जी, इसको कहा जाता है चेंज ऑफ फ्री एनर्जी, चेंज ऑफ फ्री एनर्जी, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, तो चेंज ऑफ फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी कैसे आता है। अब चेंज ऑफ फ्री एनर्जी क्या है, तो ये हमको बतलाता है कि रिएक्टेंट का एनर्जी क्या था और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या था, ठीक है। तो इसमें मैं एक नंबर ऑफ मोल्स को भी मान लो ऐड कर सकता हूँ, ए बी सी और इसमें बी, ठीक। तो चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ एनर्जी डेल्टा जी जो है वो हो जाएगा आपका फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये इसका फ्री एनर्जी देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है पॉइंट कि फ्री एनर्जी किसको कहते हैं, कैसे आता है। नाउ अभी देखो केमिकल पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है। अभी हमने रिएक्शन क्या लिया है, ए बी बी, ये हमको क्या देगा, तो सी सी प्लस डी और डी, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। अभी केमिकल पोटेंशियल्स में हम डील करते हैं सारा चीज, ठीक। केमिकल पोटेंशियल्स कहने का मतलब है कि हर रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं उसकी क्या कैपेसिटी है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करने की या एब्जॉर्ब करने की, तो हम उसको केमिकल पोटेंशियल का नाम देते हैं, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल को म्यू से डिनोट किया जाता है। तो हम डेल्टा जी कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ठीक है। फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे हम म्यू जो लिख रहे हैं किसे किसके लिए लिख रहे हैं, तो ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट का लिख लेंगे, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी हम ले रहे हैं सी मल्टीप्लाइड बाय म्यू सी, ठीक है, प्लस डी म्यू डी, ये हमारा प्रोडक्ट का हो गया, माइनस ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी, ठीक है, ये हमारा चेंज ऑफ एनर्जी हमको देखने को मिला, ठीक है। वेयर वेयर म्यू ए म्यू बी म्यू सी एंड म्यू डी क्या है ये, तो केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ केमिकल potentials of reactant A, reactant B
प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी। ठीक है, हर किसी का केमिकल पोटेंशियल से मतलब कि इसमें कितनी कैपेसिटी है रिएक्ट करने की और कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्ट बनाने की, उस चीज को हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद देखो हमने अभी क्या बात किया, तो हमने फ्री एनर्जी का बात किया। अभी फ्री एनर्जी हमने यहाँ जो भी बात किया है, ये बात किया है एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब है कि भाई पहले क्या था, पहले एनर्जी क्या था और अभी एनर्जी कितना है। ठीक, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जितने भी हैं तो हम कंपेयर करके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को यूज करते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किसमें कितना एनर्जी है। ठीक है, अब जैसे देखो हम अगर एटम्स की बात करें तो एक एटम में कितना एनर्जी है कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो अभी भी अनडिस्कवर्ड है। आप कह सकते हैं एटम अभी भी कंप्लीटली अनडिस्कवर्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि एटम से पढ़ने लायक अब कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो एटम्स में एक एटम में कितनी एनर्जी है ये भी बतलाया नहीं जा सकता। तो बेसिकली हम क्या बतलाते हैं, हम चेंज ऑफ एनर्जी बतलाते हैं। तो यहाँ पे भी जो हम फ्री एनर्जी पढ़ेंगे वो चेंज ऑफ फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले कितना एनर्जी था अभी कितना एनर्जी, उसको हम चेंज ऑफ फ्री एनर्जी कहते हैं। अब उसको कंपेयर करेंगे, तो हमने अभी जो यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे अभी हमने डेल्टा जी जो भी निकाला ये एट एनी टेम्परेचर के है। लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन से। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के, जिसको हम एसटीपी एनटीपी वगैरह कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, मतलब तो इसका हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दैट इज। देखो स्टैंडर्ड की बात जब भी करें तो हमेशा क्या चीज आएगा, तो हमेशा किसी के ऊपर भी एक ये जीरो आता है, मतलब पावर में नॉट चला आता है, डेल्टा जी नॉट पढ़ते हैं इसको। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन, चेंज ऑफ एनी रिएक्शन। ठीक, तो सेम रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सेम रिएक्शन हमको कैसा देखने को मिलेगा, हमको मिलेगा, लिखता हूं, फॉर सेम रिएक्शन दैट इज ए ए बी बी सी सी और डी डी के लिए। तो इसमें हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट, हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये नॉट जो है ये हमको फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन की बात बतलाता है। ठीक, तो रिएक्शन में जहां जहां हमने जो भी लिखा है हर जगह नॉट चला आएगा। तो देखिए रिएक्शन हमने क्या लिखा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू सी म्यू सी नॉट प्लस डी म्यू डी नॉट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस ए म्यू ए नॉट प्लस एक मिनट बी म्यू बी नॉट। ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फ्री स्टेट के लिए, फ्री एनर्जी के लिए हमारा ये इक्वेशन निकल के चला आया। ठीक, वेयर म्यू ए नॉट म्यू बी नॉट म्यू सी नॉट एंड म्यू डी नॉट क्या है, तो केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए बी सी एंड डी
डी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये हमारा फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का कंडीशन है, इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? या बोर्ड में एक बार दिखाऊं आपको, पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार बोर्ड दिखा रहा हूँ, फटाफट पढ़ते चले जाइए। क्लियर है तो ओके ओके कीजिए। पढ़ के हो जाए तो ओके लिखिए ताकि मैं दूसरा बोर्ड शेयर करूं। ठीक है, चलिए दूसरा बोर्ड देखिए। मैं यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल का ये लिख देता हूँ। केमिकल पोटेंशियल explains the energy content of the components, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, इसको आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये वाला हो गया स्क्रीन। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब होता है, जैसे देखो हमने पहले पढ़ा है एक चीज, दैट इज एसटीपी और एनटीपी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी 11-12 में। अभी ये है क्या, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी का फुल फॉर्म होता है, और एनटीपी का होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल। अब इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें क्या, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है केल्विन टेम्परेचर, कितना, तो 273.15 केल्विन, ठीक है। और इसमें जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जो फिक्स रहते हैं यहाँ पे, तो इसी चीज को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कहा गया है। अगर आपका फ्री एनर्जी इन दो कंडीशन पे चल रहा है, टी और पी पे, तो उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस कहेंगे। और ये कंडीशंस हर जगह लागू होते हैं केमिस्ट्री में, जहां स्टैंडर्ड की बात की जाती है वहां पे ये दोनों कंडीशन लागू होना ही होना है। चलो तीसरा बोर्ड देखिए।
तीसरे में तो कोई खास कुछ है नहीं, ठीक है, खाली इक्वेशन को मैंने लिखा है। ये क्लास के बाद मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा, बोर्ड के साथ में नोट्स भी शेयर कर दूंगा, जो नोट्स आपको लिखना है। और लास्ट लेक्चर का जो बोर्ड है वो मैंने अपडेट नहीं किया है ऐप में, ठीक है, तो वो भी अपडेट कर दूंगा, अपडेट आज हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम आगे देखते हैं। देखो हमने बात किया फ्री एनर्जी का, ठीक है, मैं इक्वेशन को वापस से लिखता हूं। ठीक, हमने क्या बात किया, तो फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी मतलब हमारा जो डेल्टा जी आप कह लो, तो फ्री एनर्जी कैसा, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फ्री एनर्जी, इसका हमने बात किया, ठीक। अब आप देखिए तो हम क्या कहेंगे कि ए और बी है, तो ए और बी का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उससे हम डील करेंगे। दूसरा, हम इसके हीट कंटेंट से डील करेंगे, ठीक। तो जो फ्री एनर्जी है वो दो चीजों से बदलता है, ठीक है, चेंजेस फॉर टू थिंग्स या चेंजेस विथ टू थिंग्स, ठीक है। अभी वो दो चीजें हैं क्या, तो सबसे पहला तो हमारा है हीट, ठीक, ये हमारा फर्स्ट हो गया हीट, या इसको नंबर 2 कह लो, इसको 1 कह लो, क्योंकि ऊपर नीचे लिख दिया मैंने इसीलिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हीट। दूसरा क्या है, हमारा मॉलिक्यूल, तो हम कह सकते हैं कि ये अरेंजमेंट से डील करता होगा। अब अगर अरेंजमेंट से डील करता है तो वो अरेंजमेंट किसको समझाता है, वो समझाता है किसको, तो एंट्रोपी को, ठीक, एंट्रोपी को समझाता है। अभी देखो हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें हमने थर्ड लॉ को पढ़ा था। थर्ड लॉ क्या है हमारा, तो थर्ड लॉ है एंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री एनर्जी है वो दो चीजों में बदलता है, एक तो हमारा एंट्रोपी और दूसरा हमारा हीट। अभी हीट हम कैसे ऐड कर रहे हैं, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तो कांस्टेंट प्रेशर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180, ठीक। तो 1 atm है, तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मतलब ये किससे डील करना चाहिए, ये डील करना चाहिए एंथैल्पी से, ठीक। जब भी देखिए हीट दो तरीके से ऐड होता है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर से और एक कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो इंथैल्पी आता है, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादातर कांस्टेंट प्रेशर पे चलते हैं, इसीलिए हम लोग बेसिकली इंथैल्पी लिखते हैं। तो इंथैल्पी जो चेंज होगा, ठीक है, चेंज ऑफ इंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच, ठीक है। और चेंज ऑफ एंट्रोपी जो होगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी जो होगा इसको हम कहेंगे डेल्टा एस, ठीक। अब देखो एक चीज, हमको फॉर्मूला यहां से क्रिएट करना है, ठीक है, फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो देखो हम फ्री एनर्जी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फ्री एनर्जी मेरा क्या होना चाहिए, एकदम मिनिमम होना चाहिए, तब जाके मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल। तो अगर मेरा एंट्रोपी कम है और हीट मेरा क्या होना चाहिए, हीट मेरा बाहर आना चाहिए, ठीक, या यूं कहे तो हम हीट, हाँ हीट मेरा बाहर आना चाहिए। दूसरा, तीसरा डेल्टा एस, डेल्टा एस किसे डिनोट करता है, तो एंट्रोपी को, तो हम इसको क्या कहते हैं, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अगर रैंडमनेस है
तो रैंडमनेस जितना कम होगा मॉलिक्यूल आपका उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स के लिए हमको क्या चाहिए, मिनिमम। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला तैयार होता है कि रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी की हम बात कर रहे हैं। बिटवीन के साथ मैं यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, रिलेशन बिटवीन चेंज ऑफ, ठीक है, फ्री एनर्जी, चेंज ऑफ एंथैल्पी, उसके बाद चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, एंड चेंज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एस। ठीक है, अब जो इक्वेशन है वो कैसा लिखते हैं, इक्वेशन लिखा था इस तरीके से, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो यहाँ पे टी घुस गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे टी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब टी इंट्रोड्यूस क्यों करेंगे, तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी किससे डील करता है, तो रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया, एक कंपोनेंट को ले लिया किसी कंटेनर में, ठीक है, और वो कंपोनेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से है, एक मॉलिक्यूल, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके सभी मॉलिक्यूल्स अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको हीट करेंगे तो देखो मैं इसको क्या कहूंगा कि इसका जो एंट्रोपी है डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है, मतलब मिनिमम है। ठीक है, तो इसका जो एंट्रोपी है वो मिनिमम, एंट्रोपी इज मिनिमम। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो मेरा जो यही मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स कैसा दिखेगा मुझे, वो इस तरीके का दिखना चालू हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके सभी मॉलिक्यूल्स मुझे इस तरीके से दिखने लग जाएंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है कि रैंडम मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, यहाँ पे रैंडम पोजीशन पे चला आया है, रैंडम पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो रैंडम पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके वजह से हुआ, वो हुआ है इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ना कि टेम्परेचर, एक सेकंड यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ एंट्रोपी में चला जाता है, मतलब चेंज ऑफ एंट्रोपी। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी हम बेसिकली, एंट्रोपी हो चाहे एंथैल्पी हो चाहे फ्री एनर्जी हो, हम हर किसी में चेंज को बतला सकते हैं कि पहले कैसा था और अब कैसा है। ठीक है, हम इसी चीज को बता सकते हैं। तो वहां पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे टी इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज ऑफ एंट्रोपी भी बढ़ना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक फॉर्मूला? फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक? देखो एक बार देख लो वापस से, इस बोर्ड को देख लीजिए। बोर्ड में देखो, ये जो बोर्ड में मैंने लिखाया है ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी समझ लो सिर्फ फार्मूला को मैंने इंट्रोड्यूस किया है और फार्मूला को सिर्फ समझाया है कि फार्मूला आया कैसे। इसके बाद फार्मूला से हम देखेंगे कि फार्मूला से कब मेरा प्रोडक्ट फेवर करेगा, कब मेरा प्रोडक्ट को फेवर नहीं करेगा, मतलब कब प्रोडक्ट बनना चाहिए, कब नहीं बनना चाहिए, और कब इक्विलिब्रियम आना चाहिए, हम उस चीज को देखेंगे।
चलिए बोर्ड फटाफट देख लीजिए और डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है इस बोर्ड पे? ठीक है, तो मैं क्लास आज यहीं पे रखता हूँ। बोर्ड को मैं शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ेंगे पक्का इसको, ठीक है, और तब नोट्स बनाएंगे। नोट्स भी हालांकि मैं साथ में शेयर करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ वर्डिंग्स लिखा है या नहीं है आपको, इसमें कुछ कुछ वर्डिंग्स भी आएंगे, मैंने सिर्फ समझाया है आज।